वेलकम स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोगों ने लास्ट वाली क्लास में हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ लिया था और आज हम लोग जो है फुल वेव रेक्टिफायर की बात करेंगे। तो फुल वेव रेक्टिफायर को पढ़ने से पहले जल्दी से जानते हैं कि हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या क्या देखा था हम लोगों ने। HWR मतलब हाफ वेव रेक्टिफायर, और ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की जो सेकेंडरी वाली कॉइल है उसको हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो दिस वन इज अ सेकेंडरी कॉइल, 3 टर्मिनल्स होते हैं। इस वाले टर्मिनल को हमने S1 नाम दिया है, इसको O नाम दिया हुआ है और इसको S2 नाम दिया हुआ है। और इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में हमने आपको ये बता दिया था कि किन्हीं भी 2 टर्मिनल्स, जैसे अगर हमने ये और ये टर्मिनल्स लिए हैं तो इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में जो वोल्टेज होती है दैट इज़ कॉल्ड द इनपुट वोल्टेज VI, और इस तरीके से इन दोनों टर्मिनल्स के बीच जो वोल्टेज होती है वो भी VI। तो आपको इसके लिए जो है इंट्रोडक्शन वाला वीडियो लेक्चर जो रेक्टिफायर में था उसको देख लेना चाहिए कि अगर हम ऊपर का टर्मिनल, मिडिल वाला टर्मिनल लेते हैं और वहाँ पर इनपुट वोल्टेज VI है, और मिडिल टर्मिनल और लास्ट वाला टर्मिनल लेते हैं तो वहाँ पर भी इनपुट वोल्टेज VI ही होगा। और अगर हम S1 और S2 लेते हैं, इसको थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप ऊपर वाला टर्मिनल और आखिरी वाला टर्मिनल लेते हैं तो वहाँ पर जो इनपुट वोल्टेज है वो 2VI होगा। तो इसके बाद क्या किया गया था, ये जो सेकेंडरी वाली कॉइल है, सेकेंडरी वाली कॉइल के 3 टर्मिनल्स थे। एक हमारे पास में S1 टर्मिनल है, एक O है और एक आपका S2 है। तो किन्हीं भी 2 टर्मिनल्स को, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि हमको केवल जो है S1 और S2 लेना है, किन्हीं भी 2 टर्मिनल्स को ले करके आप एक आइडियल जंक्शन डायोड और एक लोड रेजिस्टेंस जोड़ दीजिए। तो हमने जो है S1 के साथ में एक आइडियल जंक्शन डायोड जोड़ा था। ये आइडियल जंक्शन डायोड है। आइडियल जंक्शन डायोड का मीनिंग मैंने आपको बताया था, और ये एक रेजिस्टेंस है जिसको कि लोड रेजिस्टेंस कहा जाता है, RL। और हमने जो टर्मिनल सेलेक्ट किए थे वो S1 और S2 थे। आप कोई भी 2 टर्मिनल ले सकते हो, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है कि आपको S1 S2 लेना है। आप S1O ले सकते हो, आप S2O ले सकते हो, आप S1 S2 ले सकते हो। हमने यहाँ पर S1 S2 लिया हुआ है। अब S1 S2 पर जो इनपुट वाला वोल्टेज आएगा अल्टरनेटिंग नेचर का होगा। ये देखिए मैंने इनपुट वोल्टेज दिखाया हुआ है, इनपुट वोल्टेज। और डिस्कशन हुआ था कि जब पॉजिटिव वाली साइकिल, यानी कि ये जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज है, आप इसको अल्टरनेटिंग वोल्टेज कह सकते हो, सिग्नल कह सकते हो, करस्पॉन्डिंग करंट कह सकते हो। तो पॉजिटिव वाली साइकिल के लिए जो डायोड D था वो फॉरवर्ड बाइस बन गया था, और जब ये फॉरवर्ड बाइस बन गया था, ये डायोड का P है और ये आपका N है, तो करंट फ्लो हुई थी और करंट चलती है P से N। ये करंट की डायरेक्शन लोड रेजिस्टेंस पर। तो जब पॉजिटिव साइकिल गई S1 S2 के अक्रॉस में, तो डायोड ने करंट फ्लो की और लोड रेजिस्टेंस में करंट मिली, यानी कि पॉजिटिव साइकिल जब इनपुट की थी तो आउटपुट में करंट मिल रही है, आउटपुट में करंट मिल रही है। डायोड D ने करंट को फ्लो होने दिया। और इसके बाद फिर जब नेगेटिव साइकिल आई, ये इनपुट की नेगेटिव साइकिल, ये नेगेटिव साइकिल, तो नेगेटिव साइकिल में डायोड D जो था वो रिवर्स बाइस हो गया था, और नेगेटिव वाली सिचुएशन में कोई करंट फ्लो नहीं हुई थी। फिर पॉजिटिव साइकिल में फिर से करंट फ्लो हो रही थी क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बाइस में था, और नेगेटिव साइकिल में कोई करंट नहीं आ रही थी। नेगेटिव साइकिल कोई करंट नहीं थी। इस तरीके से पॉजिटिव साइकिल के लिए करंट मिलती थी और नेगेटिव साइकिल के लिए करंट नहीं मिलती थी। तो जो ये आउटपुट वाली जो ये करंट है, जो ये आउटपुट वाला सिग्नल है, अगर आप देखें कि जब जब करंट मिल रही है तो हमेशा डायरेक्शन स्पेसिफिक है। तो इस आउटपुट की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन वो निश्चित है, स्पेसिफिक है, डायरेक्शन स्पेसिफिक है, लेकिन वैल्यू निश्चित नहीं है, वैल्यू वेरिएबल है, वैल्यू वेरीज। आप देख सकते हो ना कि आउटपुट की भी वैल्यू क्या हो रही है, बदल रही है। ये 0 है, फिर पीक में जा कर के फिर से 0 है, फिर कोई करंट नहीं मिली, फिर से
और जो डीसी होती है, जो डायरेक्ट करंट होती है, उसके लिए हम लोगों को 2 पॉइंट ध्यान देने होते हैं। एक तो डायरेक्शन निश्चित हो जाना और वैल्यू भी स्पेसिफिक हो जाना, वैल्यू भी निश्चित हो जाना। तो यहाँ पर जो आउटपुट हमको मिला है वो डायरेक्शन में तो निश्चित है लेकिन वैल्यू में निश्चित नहीं है। तो हमको इस आउटपुट को प्योर डीसी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि प्योर डीसी तो वो होता है जिसमें वैल्यू भी निश्चित होती है और डायरेक्शन भी निश्चित होती है। बावजूद इसके हमने इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में बताया था कि हम इस आउटपुट को डीसी कहेंगे, पूरा नाम होगा पल्सेटिंग डीसी। और यहाँ पर इसके बाद जब ये आउटपुट में हमको करंट मिल जाती है जो कि प्योर डीसी नहीं होती, इसके बाद हम इसको फिल्टर सर्किट से पास कराते हैं, तब जाकर के प्योर डीसी हमको मिलती है। तो ये सारा का सारा काम हम लोगों ने हाफ वेव रेक्टिफायर में किया है। और अब ये फुल वेव रेक्टिफायर क्या है और इसको फुल वेव रेक्टिफायर क्यों कहते हैं, इसको भी हम लोग देखते हैं। तो फुल वेव रेक्टिफायर में एक तो रेक्टिफायर है आपका सेंट्रल टैप्ड, सेंट्रल टैप्ड रेक्टिफायर। ये फुल वेव रेक्टिफायर का पार्ट है, सेंट्रल टैप्ड रेक्टिफायर। और दूसरा है आपका ब्रिज रेक्टिफायर, ब्रिज रेक्टिफायर। तो सेंट्रल टैप्ड रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर ये दोनों फुल वेव रेक्टिफायर हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि सेंट्रल टैप्ड रेक्टिफायर क्या है। तो सेंट्रल टैप्ड रेक्टिफायर को जानते हैं। अब इस रेक्टिफायर को बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, तो रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी हमारी। रिक्वायरमेंट्स हमको चाहिए होगा स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर। हमको चाहिए होंगे 2 आइडियल जंक्शन डायोड, आइडियल पीएन जंक्शन डायोड। हमको चाहिए होगा लोड रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर जब आप परचेस करेंगे तो मैंने आपसे बताया था कि जब आप स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आप लोगे तो कुछ इस तरीके का मिलेगा, 12-0-12 आगे वोल्ट, या 6-0-6 आगे वोल्ट, या 4-0-4 आगे वोल्ट। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर में जो है आपको ये वोल्टेजेस वहाँ पे जो है दी जाएंगी, यानी वोल्टेजेस उनके ऊपर रेटिंग होगी, लिखी होगी। तो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का ये वाला जो हिस्सा है ये प्राइमरी वाला कॉइल है और ये रहा सेकेंडरी वाला कॉइल। तो सेकेंडरी वाले कॉइल पर ये जो 3 टर्मिनल्स हैं, तो जैसे 12-0-12 वोल्ट का मतलब हो गया इस टर्मिनल पर 12 वोल्ट है, इस पर 0 वोल्ट है, इस पर 12 वोल्ट है। 6-0-6 का मतलब हो गया इस पर 6 वोल्ट है, बीच वाले पे 0 वोल्ट है, इस पर 6 वोल्ट है। 4-0-4 का मतलब हो गया इस पर जो है आपका 4 वोल्ट है, बीच वाले पे 0 वोल्ट है, नीचे भी 4 वोल्ट है। और लास्ट के जो दोनों टर्मिनल्स हैं ये ही है, इनमें से अगर एक वोल्टेज पॉजिटिव है तो दूसरी कैसी होती है, नेगेटिव। जैसे अगर आपने 12-0-12 बोला तो ये प्लस अगर 12 है तो लास्ट वाला -12 है, ये मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये अपने पास में जो है स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है। अब इस स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का जो ये सेकेंडरी वाला कॉइल है, हमने इसको S1 S2 नाम दिया है, सेंट्रल वाले टर्मिनल को O नाम दे दिया है। तो जो सेकेंडरी वाला जो हिस्सा है इस पे, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज होती है दैट इज इनपुट वोल्टेज VI, यहाँ पर जो वोल्टेज होती है दैट इज इनपुट वोल्टेज VI। और पहले भी बात हो चुकी है, अगर आप S1 S2 की बात करोगे तो जो वोल्टेज होती है दैट इज 2VI। तो एक तो आपको स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर चाहिए और स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की जो सेकेंडरी वाली कॉइल है उसके टर्मिनल्स पर वोल्टेज आएगी। कैसे आएगी, तो वो ट्रांसफॉर्मर का जब आप प्रिंसिपल पढ़ते हैं तो ये आपको पता चलता है कि सेकेंडरी वाले कॉइल पर वोल्टेज कैसे आती है। अब चूंकि हमें यहाँ पर जो है सेकेंडरी को ही मेन रखना है,
तो हमने जो है यहाँ पर ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाली कॉइल बना ली। सेकेंडरी जो कॉइल है ये आपकी सेकेंडरी वाली, और इसका ये टर्मिनल हो गया आपका S2, ये वाला टर्मिनल हो गया S1, ये टर्मिनल हो गया S1, और ये हो गया आपका सेंटर यानी कि मिडिल वाला टर्मिनल O। और थोड़ी देर में आपको ये पता चल जाएगा कि वाई दिस वन इज कॉल्ड द सेंट्रल टैप्ड। तो अब जो अपने पास में आइडियल पीएन जंक्शन डायोड हैं उनको लेना है और एक डायोड S1 के साथ और दूसरा S2 के साथ जोड़ देना है। तो ये एक आइडियल पीएन जंक्शन डायोड है और इसको हमने D1 नाम दिया, S1 के साथ कनेक्ट कर दिया। एक और डायोड है ये D2 है, इसको हमने S2 के साथ कनेक्ट कर दिया, फिर इनको आपस में कनेक्ट कर दिया। अब रह गया लोड रेजिस्टेंस। तो जो लोड रेजिस्टेंस है उसको कहाँ पे ले जाएंगे, तो सेंटर पर ले जाएंगे, इसीलिए इसको सेंट्रल टैप्ड कहा गया। तो ये रहा लोड रेजिस्टेंस RL। तो वाई दिस वन इज कॉल्ड सेंट्रल टैप्ड, बिकॉज इसका जो सेंटर वाला टर्मिनल है वो टैपिंग होती है, उसकी टैप्ड कर दिया जाता है विद द लोड रेजिस्टेंस। तो इस समय फुल वेव रेक्टिफायर में जो सेंट्रल टैप्ड रेक्टिफायर है उसका डायग्राम आपके सामने है। अब ये काम कैसे करता है इसको देखते हैं। वर्किंग प्रिंसिपल क्या है इसका। तो S1 S2 के पास क्या होगा, इनपुट होगा। तो S1 S2 के पास इनपुट होगा, ये रहा इनपुट। S1 S2 के पास ये इनपुट है, इनपुट। तो जब इस इनपुट का पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, तो ध्यान देना पहले पॉजिटिव के लिए, तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल, चाहे आप सिग्नल कह दो, चाहे आप वोल्टेज कह दो, चाहे आप करंट कह दो, तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल जो S1 है वो कैसा होता है, पॉजिटिव होता है, और जो S2 है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो ये S1 वाला जो है पॉजिटिव बनता है, S2 वाला नेगेटिव होता है, ये तो जीरो पोटेंशियल पर होता है। अब यहां पर S1 पॉजिटिव है और S2 नेगेटिव है, तो ये डायोड D1 का P है और ये N है, ये डायोड D2 का P है और ये N है। तो आप ध्यान से देखें तो डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस में है और डायोड D2 रिवर्स बाइस में है। तो फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट सिग्नल S1 पॉजिटिव S2 नेगेटिव, इसलिए जो डायोड D1 है, डायोड D1 इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग एंड डायोड D2 इज इन रिवर्स बाइसिंग। RB माने रिवर्स बाइसिंग, FB माने फॉरवर्ड बाइसिंग। अब डायोड D1 अगर फॉरवर्ड बाइसिंग में है तो करंट फ्लो करने देगा, और करंट की जो डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, P से N। तो ये देखिए करंट फ्लो हो रही है, ये करंट फ्लो हो रही है। अब यहां तो कोई करंट होगी नहीं क्योंकि ये तो रिवर्स बाइस है, और आपको पता है कि रिवर्स बाइस में आइडियल जंक्शन डायोड अनंत ओम रेजिस्टेंस देता है, अनंत ओम रेजिस्टेंस रखता है। दैट इज वाई इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट फ्लो ही नहीं होगी। तो यहाँ पर तो कोई करंट नहीं होगी, इसलिए मैंने यहाँ पे कट्टम लगा दिया, क्योंकि इस वाली ब्रांच में पॉजिटिव इनपुट साइकिल के लिए कोई करंट नहीं है। तो जो करंट फ्लो होगी वो करंट यहाँ से फ्लो करते हुए लोड रेजिस्टेंस से और सर्किट में अपना कंप्लीट साइकिल कर लेगी। तो ये तो हो गई पॉजिटिव इनपुट हाफ साइकिल के लिए। तो आप देखिएगा इस पॉजिटिव साइकिल के लिए D1 ने करंट को फ्लो होने दिया है, और जो आउटपुट है यानी जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें करंट मिली है। इसके बाद जब आप नेगेटिव हाफ साइकिल की बात करेंगे, फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट वोल्टेज
इनपुट सिग्नल कह दो, वोल्टेज कह दो, वोल्टेज। तो आपको बताया था कि जो ट्रांसफार्मर में जो पोलैरिटी लिखी रहती है, जैसे कि अगर आप ट्रांसफार्मर परचेज कर रहे हैं और सेकेंडरी के यहाँ पे प्लस लिखा है, यहाँ पे माइनस लिखा है, तो ये सोच के लिखा हुआ होता है कि दिस इज द पोलैरिटी विद रिस्पेक्ट टू द पॉजिटिव साइकिल, पॉजिटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल में पोलैरिटी बदल जाती है। तो यहाँ पर नेगेटिव हाफ साइकिल जैसे ही आएगी तो जो S1 है वो नेगेटिव हो जाएगा और जो S2 है वो पॉजिटिव हो जाएगा। वैसे इस काम को हम अपने माइंड में ही कर सकते हैं, लेकिन चलिए हम यहाँ दिखा देते हैं। S1 क्या हो गया, पॉजिटिव, और S2 क्या हो गया, पॉजिटिव, और S1 क्या हो गया, नेगेटिव। जैसे ये हुआ तो डायोड D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है, इज इन रिवर्स बाइसिंग। डायोड जो D1 है वो रिवर्स बाइस में हो जाएगा, क्योंकि इसका जो है P साइड नेगेटिव से जुड़ गया है, और D2 का जो है वो P साइड किससे जुड़ गया है, पॉजिटिव से। तो डायोड D1 जो है वो रिवर्स बाइसिंग में होगा, जबकि D2 जो है इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग। D2 आपका फॉरवर्ड बाइसिंग में होगा। तो अब क्या होगा, अब होगा ये कि जो डायोड D2 है उसमें तो करंट फ्लो करेगी, डायोड D2 में करंट फ्लो करेगी, डायोड D2 से होकर के करंट फ्लो करेगी, लेकिन D1 से होकर के कोई करंट फ्लो नहीं करेगी। जिस तरीके से पहले डायोड D1 से करंट फ्लो कर रही थी, D2 से नहीं, अब जो है D1 से करंट फ्लो नहीं करेगी और D2 से फ्लो करेगी। तो देखते हैं कि जो फ्लो ऑफ करंट होगा डायोड D2 से वो कैसा होगा, नोटिस करते हैं। अब ये फॉरवर्ड बाइसिंग है तो करंट कैसे फ्लो होती है, P से N, तो ये करंट फ्लो होगी और ये करंट यहां से फ्लो होते हुए और इस लोड में पहुंचेगी। यहां तो अब कोई करंट होगी नहीं, इसलिए मैंने कट्टम लगा दिया, क्रॉस लगा दिया कि अब इस वाले ब्रांच में करंट नहीं है। तो नेगेटिव वाली साइकिल से भी लोड यानी आउटपुट, लोड मींस आउटपुट में करंट आ रही है, और पॉजिटिव वाली साइकिल से भी करंट आ रही है। तो ये जो इनपुट की पूरी साइकिल है, फुल वेव, फुल वेव का मतलब हो गया ये पॉजिटिव नेगेटिव मिला करके होता है फुल वेव। तो यहां पर इस फुल वेव के लिए लोड रेजिस्टेंस पर लगातार करंट मिल रही है। अगर हम इस चीज को ग्राफिकल वे में समझें तो ये हमने बनाया इनपुट सिग्नल जो कि अल्टरनेटिंग है, ये इनपुट है, अल्टरनेटिंग नेचर का है, ये इनपुट है। ये हमने बनाया आउटपुट। तो जब पॉजिटिव साइकिल गई तो करंट किसने दी थी, D1 डायोड ने करंट जो है फ्लो करी थी, और इस D1 डायोड से करंट फ्लो करके लोड के पास गई थी। तो पॉजिटिव साइकिल के लिए आउटपुट में करंट मिली थी। फिर नेगेटिव साइकिल जब गई थी तो ये जो करंट मिली थी पॉजिटिव साइकिल के लिए, उसके लिए रेस्पॉन्सिबल था डायोड D1, जबकि नेगेटिव साइकिल के लिए जो करंट मिली है उसके लिए जिम्मेदार कौन है, डायोड D2। फिर अब नेक्स्ट टाइम पॉजिटिव साइकिल के लिए डायोड D1, और फिर नेक्स्ट वाली साइकिल के लिए ये D2। इस तरीके से लगातार एक ही डायरेक्शन में जो लोड रेजिस्टेंस है उसमें करंट फ्लो करेगी। तो ये जो आउटपुट है ये डायरेक्शन में निश्चित हो गई है। देखो हर बार करंट कैसे फ्लो कर रही है, ऐसे फ्लो कर रही है। तो जब कोई करंट डायरेक्शन और वैल्यू दोनों में निश्चित हो जाती है, जब कोई करंट वैल्यू और डायरेक्शन दोनों में ही कांस्टेंट होती है, तो उसको हम डीसी कहते हैं। तो यहां पर जो आउटपुट की करंट है वो डायरेक्शन में तो निश्चित हो गई है, लेकिन अभी वैल्यू में बदल रही है। तो अब हम फर्दर फिल्टर सर्किट लगाते हैं, जिसको कि हम यहाँ पर डिस्कस नहीं करेंगे, केवल आपको बताएंगे। तो फिल्टर सर्किट से छानने के बाद में आपको प्योर डीसी मिलती है। अभी जो आउटपुट मिला है वो प्योर डीसी नहीं है, अभी जो आउटपुट मिला है वो पल्सेटिंग डीसी है। मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वाले पार्ट में बताया था। तो इस तरीके से जो है फुल वेव रेक्टिफायर में इनपुट की पूरी वेव के लिए लगातार करंट मिलती है, एंड दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड द फुल वेव रेक्टिफायर। अब हम यहां पर जब ये वर्किंग मोड में है तो एक बार फिर से पॉजिटिव साइकिल के लिए बात करते हैं और कुछ और टर्म इस फुल वेव रेक्टिफायर से जो रिलेटेड है उनको डिस्कस करते हैं।
तो फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल, तो जब पॉजिटिव हाफ साइकिल इनपुट का था, ये पॉजिटिव साइकिल है इनपुट का, उस केस में S1 कैसा था, पॉजिटिव, और S2 कैसा था, निगेटिव। डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस में था और करंट जो है फ्लो हो रही थी आउटपुट में। तो यहां पर हम एक टेबल बना रहे हैं, जरा उस टेबल को ध्यान से आप देखिएगा। उस टेबल से रिलेटेड हम लोग जो है कुछ और फिजिकल टर्म यहां पर जानेंगे। तो यहां पर लिखा SN फॉर सीरियल नंबर, यहां लिखा हमने डायोड D1, यहां लिखा डायोड D2, और यहां है लोड रेजिस्टेंस RL, लोड रेजिस्टेंस RL। तो पॉजिटिव इनपुट साइकिल के करस्पॉन्डिंग ये डायग्राम है अपना, ये पॉजिटिव इनपुट साइकिल है, और उसके रेफरेंस में ये आपका डायग्राम है कि D1 जो है वो फॉरवर्ड बाइसिंग में है, D2 रिवर्स बाइसिंग में है। तो करंट लोड पर जा रही होगी बिकॉज ऑफ D1। जो करंट जा रही है दैट इज I, और आप इसको आउटपुट करंट भी कह सकते हो। तो सीरियल नंबर में जब हम बात कर रहे हैं फॉर पॉजिटिव हाफ इनपुट साइकिल, फॉर पॉजिटिव हाफ इनपुट साइकिल, तो जब इनपुट साइकिल का पॉजिटिव वाला हाफ साइकिल हमने S1 S2 के अक्रॉस में देखा, तो डायोड D1 कैसा है, तो डायोड D1 कैसा है, इज इन रिवर्स बाइसिंग, सॉरी इज इन फॉरवर्ड बाइसिंग, और डायोड D2 कैसा है, इज इन रिवर्स बाइसिंग, और लोड पर करंट आ रही है। तो देखते हैं कि डायोड D1 पर कितना वोल्टेज है, वोल्टेज यानी पोटेंशियल। तो बच्चों पोटेंशियल को हमने V से लिखा, और डायोड D1 पर कितना पोटेंशियल है, तो VD1। तो कैसे मिलेगा, I इंटू R फॉर रेजिस्टेंस। तो यहां पर आप देखिए VD1 कितना आएगा, I फॉर कुछ ना कुछ करंट तो है वहां पर, और R फॉर 0 ओम, क्योंकि आइडियल जंक्शन डायोड जो फॉरवर्ड बाइसिंग में रेजिस्टेंस रखते हैं वो 0 ओम रखते हैं। तो R की जगह पर यहाँ पे आ गया 0 ओम, तो यहाँ पर जो पोटेंशियल है वो कितना हो गया, 0। इसलिए पॉजिटिव इनपुट साइकिल के लिए D1 के पास में जो वोल्टेज है, D1 के पास जो पोटेंशियल है दैट इज 0। अब हम बात करते हैं डायोड D2 की, और यहां पर जो इनपुट वाला वोल्टेज है वो क्या होता है, VI, और यहां पर जो इनपुट वाला वोल्टेज है वो VI। तो डायोड D2 के पास कितना पोटेंशियल है उसको भी काउंट करते हैं, और लोड के पास कितना पोटेंशियल है, जो लोड रेजिस्टेंस है। तो देखिए लोड रेजिस्टेंस हो गया आपका V और RL, V माने पोटेंशियल, RL मतलब लोड रेजिस्टेंस पर। तो फंडा क्या होगा, I इंटू R, तो यहां से आ गया VRL, I की वैल्यू कुछ ना कुछ है और R की वैल्यू है RL। अगर हम यहां पर ऊपर जहां पे करंट फ्लो कर रही है उसमें अगर हम एक किरचॉफ का पूरा रूल लगाएं, एक चक्कर चलते हैं, जरा देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहां से चलते हैं, यहां से आगे बढ़े तो हमको कौन मिला, D1 मिला। तो देखो यहां पर जो वोल्टेज है वो कितनी है, हमने मानी है VD1, डायोड D1 के पास जो वोल्टेज है। फिर आगे है हमको यहां पर जो वोल्टेज मिली कितनी आई, IRL, और करंट के साथ जो वोल्टेज होती है उसको हम नेगेटिव साइन पर लेते हैं। फिर हम यहां से यहां गए, पूरा ये साइकिल चक्कर लगा रहे हैं किरचॉफ के अकॉर्डिंग। जब हम यहां से यहां गए तो यहां पे कितना पोटेंशियल है, तो यहां पर पोटेंशियल है VI, और साइन आप देखो कि आप यहां से यहां गए तो कौन सा टर्मिनल आया, प्लस, तो VI। सारी वोल्टेजेस का जो सम होता है किसी भी लूप में किरचॉफ के अकॉर्डिंग 0 होता है। तो VD1 क्या है, तो VD1 0 है। यहां से आ गया IRL,
प्लस का वी आई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से वी आई इज इक्वल टू हो गया आई आर एल। तो एक रिजल्ट अपने पास ये भी आ गया कि जिस समय पॉजिटिव इनपुट साइकिल होती है डायोड D1 पर कोई पोटेंशियल नहीं होता और लोड रेजिस्टेंस पर जो IRL पोटेंशियल है, देखिए आप उसको हमने बराबर प्रूफ कर लिया, इनपुट के बराबर है VI, IRL इज इक्वल टू VI। अब डायोड D2 पर कितना पोटेंशियल है ये चेक करते हैं। तो डायोड D2 पर कितना पोटेंशियल है, मान लिया V डैश है, लेट पोटेंशियल एट D2 इज V डैश, ये हमने मान लिया। तो यहां पर एक पूरी की पूरी साइकिल में घूमते हैं, किरचॉफ का लॉ लगाते हैं और हम ऐसे चल रहे हैं करंट के साथ। जब यहां चलेंगे तो करंट के साथ चलेंगे तो आएगा पोटेंशियल माइनस का IRL, करंट के साथ पोटेंशियल आएगा, ये आए हैं। फिर हम यहां से यहां आएंगे, तो जब यहां से यहां आएंगे तो कितना पोटेंशियल है, VI, टर्मिनल कौन सा है, माइनस, तो यहां पर आ गया माइनस का VI। और फिर यहां से यहां गए तो कितना पोटेंशियल हमने माना हुआ है, V डैश, तो ये V डैश। सारे पोटेंशियल आ चुके हैं उस पूरी साइकिल में, तो सबका समेशन बराबर क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो V डैश की वैल्यू आएगी वो आएगी IRL प्लस का VI, और IRL किसके इक्वल है, VI के इक्वल है, तो VI प्लस का VI, तो ये आ गया 2VI। तो जो डायोड D2 पर जो पोटेंशियल है V डैश जो हमने माना था वो आ गया है 2VI। तो ये आपके जो है कुछ एडिशनल टर्म्स हैं जो कि आपसे जो है इन फॉर्म ऑफ द शॉर्ट प्रॉब्लम्स पूछा जाएगा। यानी कि जिस समय फुल वेव रेक्टिफायर सर्किट काम करता है तो पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, फॉर द पॉजिटिव हाफ साइकिल D1 के पास कितना पोटेंशियल है, D2 के पास कितना पोटेंशियल है, और जो लोड रेजिस्टेंस है RL उस पर कितना पोटेंशियल है। इसी तरीके से अगर हम बात कर लें फॉर नेगेटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ इनपुट साइकिल, अगर हम इसकी बात करें तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, पोलैरिटी बदल जाएगी। तो आप चाहें तो उस नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए भी बात कर सकते हैं, नहीं तो सब कुछ बदल जाएगा। अब D1 पर कितना पोटेंशियल आएगा, तो D1 पर जो पोटेंशियल आएगा POT फॉर पोटेंशियल, वो आ जाएगा 2VI। और D2 पर कितना पोटेंशियल आएगा, POT फॉर पोटेंशियल, वो 0 आएगा। यानी कि नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए D1 D2 आपस में क्या हो गया, क्रॉस में इंटरचेंज हो गए। और लोड रेजिस्टेंस पर तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि लोड रेजिस्टेंस पर लगातार करंट फ्लो करेगी। तो यहां पर कितना पोटेंशियल आएगा, तो यहां पर पोटेंशियल आएगा वही IRL और या फिर आप VI। ये आपके जो है कुछ एडिशनल टर्म्स हैं फॉर द शॉर्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जिनको कि आपको पता होना चाहिए। फिर जब हमारे पास में ये फुल वेव रेक्टिफायर आ गया तो इससे रिलेटेड जो है और फिजिकल टर्म है, रिपल फैक्टर है और फॉर्म फैक्टर है। तो रिपल फैक्टर इसका कितना होता है, तो फॉर्म फैक्टर, रिपल फैक्टर आपस में आप जो है फार्मूले से रिलेट भी कर सकते हो। तो फॉर्म फैक्टर यहां पे निकलता है 1.11। तो फॉर्म फैक्टर इस सेंट्रल टैप्ड रेक्टिफायर का 1.11 होता है। और जो रिपल फैक्टर है, रिपल फैक्टर इसको फॉर्म फैक्टर की हेल्प से निकाल सकते हैं, √f² -1। तो जब रिपल फैक्टर निकल के आता है तो 0.48। अब अगर आपको याद हो तो हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फैक्टर था वो आया था 1.21, जबकि यहाँ पर जो है रिपल फैक्टर कितना आ रहा है, 0.48 है। और रिपल फैक्टर का मीनिंग क्या होता है, तो मीनिंग होता है, रिपल फैक्टर का मीनिंग होता है, रिपल फैक्टर बराबर होता है RMS वैल्यू AC और यहाँ पर RMS वैल्यू DC। तो हाफ वेव रेक्टिफायर में ये 1.21 था, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर में जो रिपल फैक्टर था वो 1 से बड़ा था। तो यहाँ पर AC/DC
ग्रेटर देन 1, तो AC ग्रेटर देन DC, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उतना अच्छा रेक्टिफायर नहीं, क्योंकि रेक्टिफायर तो जो है AC को DC में बदलते हैं, जबकि हाफ वेव रेक्टिफायर में AC ज़्यादा है DC कम है, और ये हमको नहीं चाहिए। लेकिन अगर आप इससे कंपेयर करें, जो अभी फुल वेव रेक्टिफायर का रिपल फैक्टर आया है, कितना आया है 0.48 आया है, यानी यहाँ का रिपल फैक्टर क्या है 1 से छोटा है। तो रिपल फैक्टर में AC ऊपर होता है, DC नीचे होता है, RMS वैल्यू ली जाती है। तो यहाँ पर AC/DC लेस देन 1, तो यहाँ पर आपको मिलेगा AC लेस देन DC, जिससे ये पता चलता है कि फुल वेव रेक्टिफायर में AC कम है और DC ज़्यादा है, और हमें यही चाहिए भी, क्योंकि आउटपुट में हमको क्या चाहिए, DC चाहिए, हमको AC नहीं चाहिए। तो एज कंपेयर टू द हाफ वेव रेक्टिफायर, सेंट्रल टैप जो रेक्टिफायर है वो बेटर है। क्यों बेटर है, ये हम लोगों ने डिस्कस किया। तो इस रिजल्ट को, इस पूरी की पूरी एनालिसिस को आप अच्छे से देखिए, जहाँ जो डाउट हो आप पूछिएगा।